Good evening to everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Hope you all can hear me. Yes, आप sir. लोग सुन पा रहे हो मुझे? ठीक है? आज जो आपको लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, we have studied about the how to integrate a function. है ना? आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में we have studied about the how to integrate a function. आज जो हम इस इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. तो उस इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन से पहले there is one or two questions. Just attempt those questions. Then we will start the application of it. Right? तो कुछ डेरिवेटिव के एक दो क्वेश्चंस हैं, उसको आप अटेम्प्ट कर लो. तो उससे ज्यादा आपको एप्लीकेशन पढ़ना है. Right? Just I will give you the one or two questions. Right? Just try to attempt and give me the answer. हाँ. Just solve this question of derivative. हाँ, सही आंसर है. पीयूष, your answer is correct. Suhana, your answer is also correct. IC, सही आंसर है. आदित्य गुप्ता, your answer is correct. निहाल रावत, your answer is correct. है ना? सुपर्णा, your answer is correct. है ना? Mostly answer you are giving you correct answers. है ना? ये mostly जो है correct answer दे रहे हैं. है ना? That is the fourth answer is the correct answer. सही. Fourth answer is correct answer. आर्यन, नो प्रॉब्लम. ये डिफरेंशिएशन के तो क्वेश्चन है कि भाई डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा. है ना? रेट ऑफ चेंज ही तो निकालना है अपने. डेरिवेटिव से भी फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ओनली. सही आंसर है ना? सही आंसर बता रहे हो आप इसका. मोस्टली आंसर आई हैव गॉट इज द करेक्ट. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. है ना? मोस्टली स्टूडेंट हैव सेड द करेक्ट आंसर. कुछ नहीं है कि हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मींस v इक्वल टू ds by dt हो जाएगा. ये जब ds by dt इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विल राइट 3t स्क्वायर minus 12t plus 3 और ये 4 का 0 हो जाएगा. दिस इज योर वेलोसिटी. तो इसके बाद हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सप्रेशन होती है. आप ये जानते हो. डिफरेंशिएशन से भी कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्सप्रेशन हो जाएगी. तो एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60 minus 12. व्हाट हियर इज आस्क्ड व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन एक्सप्रेशन इज 0. तो एक्सप्रेशन को आप 0 पुट कर दो तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड्स. 2 सेकंड्स में एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी. और 2 सेकंड्स में अगर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा तो इस टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हम यहाँ पे पुट कर देंगे वापस. तो यहाँ से v की वैल्यू जो आएगी वो -9 मीटर पर सेकंड. आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा.
कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी होगी तो वेलोसिटी क्या होगा आपका ये होगा, है ना। तो -9 जो है ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया, ऑलमोस्ट सबके सही। आई कैन नॉट नेम सो मेनी आंसर आई गॉट। तो जस्ट रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं, रेट डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या आ गया सके आपका एक्सेलरेशन। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज, है ना। रेट ऑफ चेंज हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ, है ना। बस वन मोर क्वेश्चन। नो डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये नहीं है। ओके, हमने कर लिया ऑलमोस्ट, तो आई विल स्टार्ट डिफरेंट। मैं इसमें वापस आ जाता हूँ, है ना। ये आपका ऐसा ठीक है, चलो। तो ऑलमोस्ट वी हैव डन विद, है ना। तो नॉर्मली आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है, विल हैव टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी अप्लाई इंटीग्रेशन। तो ये मेन आज का टॉपिक है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो जस्ट आई हैव सेड कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका जो एप्लीकेशन होता है, पहली चीज तो ये है, सबसे पहला जो एप्लीकेशन होगा, ऐसे इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, राइट, डिफरेंशिएशन, है ना, कि डिफरेंशिएशन, है ना, कि भाई इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब सिंपल सही आ गया जो अभी आपने किया। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस था, कहीं पे भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, तो इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, है ना। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, तो क्या एक्सप्रेशन आ गया, है ना। कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या आ गया, तो क्या आपका एक्सप्रेशन आ गया, है ना। वही कोई चीज है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आपका एक्सप्रेशन। सेम वे रिवर्स प्रोसेस, अगर आपको एक्सप्रेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट। यहां पर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर एक्सप्रेशन के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा, और वेलोसिटी का फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। तो पहले तो वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिवर्स प्रोसेस होते हैं, भाई अगर आप इस साइड पे गए हो डिफरेंट करके, तो जब वापस आओगे तो फंक्शन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो इस तरह से फंक्शन आता है। अगर आपको एक्सप्रेशन का फंक्शन दिया हुआ है तो इसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा, और वेलोसिटी के फंक्शन को इंटीग्रेट करके किसका होता है। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो ये होता है, Sir, voice is echoing. Yes, sir. Yes, sir. हो रहा है वॉइस इको हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। सर बस 1 सेकंड के लिए हुआ था, ठीक है। हाँ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड वेट कर। सर एक्चुअली वो किसी और का माइक ऑन था तो शायद से उससे एक हो रहा था। इससे होता है। Yes, माइक sir. ओपन होगा तो उससे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ना। तो डिफरेंशिएट किया तो
है ना, कि ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें कि वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन यूज करते हैं, है ना, कि कोई भी कहीं पे वेरिएबल होगा उसको करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन यूज करेंगे। मेनली वेरिएबल इन्वॉल्व होता है किसी कंटिन्यूअस सिस्टम में, कि कोई भी अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन। ये कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है वो आप यूज करते, कोई भी स्टेप वाइज चेंज होता है तो उसी को हम क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि वेरिएबल्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन। ऐसे थर्ड एप्लीकेशन आ जाएगा आपका टू फाइंड आउट, जो शुरू में मैंने आपको एक फोटोग्राफ दी थी, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर ए कर्व, कि किसी भी कर्व के अंडर का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए भी क्या यूज करोगे आप, इंटीग्रेशन। तो कभी भी फिजिक्स में 3 जगह पे हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। रिवर्स ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, और एरिया अंडर द कर्व निकालने, कि किसी भी कर्व के अंडर का अगर कोई एरिया निकालना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन। तो वन बाय वन आई विल टेक अप दिस ऑल एग्जांपल्स कि क्या इस सब चीजों का बेसिकली आपका मतलब है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व। ये दोनों बाद में करेंगे, तो जस्ट सिंपल चीज है। तो हम आ जाते हैं एरिया अंडर द कर्व। मैं किसी भी केस में हाउ टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, कि भाई किसी भी कर्व के अंडर एरिया हम कैसे निकालें, है ना, ये हाउ टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, है ना, कि भाई एरिया अंडर द कर्व जब आप निकालोगे तो देखो इसका मतलब ये होता है, आप समझना, जैसे मैंने आपसे ये बोला कि यहाँ पे y वर्सेस x ग्राफ है कोई, देयर इज अ y वर्सेस x ग्राफ, और ये ग्राफ जो इस तरह से कोई पैराबोला, हाँ ऑब्वियसली बात है, इस तरह के ग्राफ का जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिख देंगे y स्क्वायर टू ax। ए इसमें कोई कांस्टेंट होगा, यूजुअली हम a की वैल्यू 1 ही लेते हैं, है ना, डायमेंशंस को सेम करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, और यूजुअली इसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, जैसे कि आपका 1। ये कोई कर्व है ना, और मेन पर्पस है कि इस कर्व के अंडर हम एरिया कैसे निकालें, है ना। अगर ये ट्रायंगल होता, सर्किल होता, और या कोई चीज और भी होती जिसका कि एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं निकाल लेता, तो इसके एरिया का मुझे फॉर्मूला नहीं, तो इसको आपको एरिया जो निकालना है ये पूरा नहीं, बल्कि यहां से स्टार्ट हो, 1 से लेके आपको 2 तक का एरिया निकालना है। जब भी आपको एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है तो इसको पूरा एरिया नहीं निकालना है, बल्कि x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक का एरिया निकालना है, फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। तो यहाँ से वो लिमिट का कंसेप्ट आ गया, कि जो हम लिमिट बात करते थे, तो इसमें 1 लोअर लिमिट हो जाएगी, 2 क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक का ये जो एरिया है ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसके एरिया कितना है। तो प्रॉब्लम है ना इस कर्व से, तो मुझे प्रॉब्लम है कि कर्व की जगह पे अगर स्ट्रेट लाइन होता तब तो जस्ट हम ट्रेपेजियम यूज कर लेते एरिया, या हम यूज कर लेते ट्राइंगल का एरिया, है ना, ट्राइंगल और रेक्टेंगल को सम कर देते। मेन चीज इस कर्व से यहाँ पे एक प्रोसेस आता है कि हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप होता है, हम यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, एक वर्ड यूज होगा एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन, एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन, है ना, कि ये स्टेप फिजिक्स में बार बार यूज होगी, एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। कि हम इसमें क्या सिलेक्ट कर लेंगे, एक एलिमेंट, और बाद में उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन तो होता है कि भाई बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी को जब ऐड करते हैं तो उसी को हम क्या होता है, जैसे कि आपके इंटीग्रेट। अब ये एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं आप जानते हो, मैं क्या करूंगा कि पहले पूरे का एरिया नहीं निकालूंगा, बल्कि छोटे से एलिमेंट का एरिया निकालूंगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे किसी एक्स पे एक यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप, है ना, और इस स्ट्रिप की विड्थ जो है वो dx, ये तरीका होता है कि आप यहाँ पे आपने एज्यूम कर लिया किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट पे एक छोटी सी स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो सके आपके dx। इस स्ट्रिप की मैं बात कर, ये वाला जो डार्कन किया है, इसकी विड्थ कितनी हो सके आपके dx। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं पूरे का एरिया नहीं निकालूंगा, बल्कि सबसे पहले मैं इस एलिमेंट का एरिया निकालूंगा, जो कि बहुत कम विड्थ है
है ना, ऑब्वियस बात है कुछ x होगा तो इसका कुछ y भी होगा। अगर x होगा तो इसका क्या होगा, बेसिकली आपका कुछ y भी होगा। ऑब्वियस बात है कि ये विड्थ बहुत छोटा है ना, तो एक छोटा सा आपने एलिमेंट ले लिया, इसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। ये बहुत एक कम विड्थ का आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एलिमेंट। और एक बार एलिमेंट लेने के बाद है ना, कि जैसे आपने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, व्हाट इज इन माय पिक्चर, इस फेमस फिजिक्स का पिक्चर है वो, हिज नेम इज वाटर लेविन। हाँ, आप थोड़ा सा वाटर लेविन के नाम से सर्च करोगे तो है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन, है ना, तो जो एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन है, इसको अगर हम बात करेंगे तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे निकालूंगा व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये पहले पूरे का एरिया हमने निकालते हैं, बल्कि छोटा सा जो एलिमेंट है उसके एरिया में निकालते हैं। तो एरिया में लेता हूँ डी। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। इसके एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं बोलूंगा ये तो आपका कुछ वाई हो गया हाइट, है ना, कि अगर कुछ एक्स है तो यहाँ पे कुछ वाई भी हो। और मैं क्या करूंगा, इसको रेक्टेंगल एज्यूम करूंगा, है ना। भाई पूरे कर्व को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, लेकिन ये इतना छोटा है ना कि इसमें ये एरिया मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इस तरह से डार्कन। तो ये जो छोटा सा एरिया है ना, ये बहुत कम होता है क्योंकि विड्थ बहुत कम है। अगर ये dx बहुत कम होगा तो dy भी बहुत छोटा होगा, और दोनों का प्रोडक्ट हम एरिया निकालेंगे ना तो और भी छोटा होगा। तो हम ये छोटा सा एरिया यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट। हाँ, इस एरिया को नेगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि dx तो छोटा है, y तो बड़ा होगा ना, तो प्रोडक्ट हो सकता है कुछ फाइनाइट वैल्यू का। लेकिन इस जो छोटा सा डार्कन किया है मैंने, इसमें आपको पता है ये चीज तो dx है, तो ये चीज चेंज इन y हो जाएगी, dy हो जाएगी ना, तो ये एरिया निकालेंगे तो बहुत छोटा, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, जैसे आप इसको नेगलेक्ट करोगे ये रेक्टेंगल का एरिया तो बच गया। तो अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी हाइट y है और विड्थ dx, तो इसका जो एरिया dA होगा इसको जस्ट हम लिख सकते हैं y इंटू डी, है ना। और y की वैल्यू मैं जानता हूँ कि एज पर द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू क्या आ सकते हैं आपके x स्क्वायर, y की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, x स्क्वायर इंटू डी, है ना। a की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो ये डी आ गया। अभी आपने जो एरिया निकाला है इस छोटे से एलिमेंट का निकाला है, इस बहुत छोटी सी चीज को नेगलेक्ट किया। तो आपको होता है ये तो इस एलिमेंट का एरिया है, ऐसे से बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना, इस सारे एरिया को सम ही तो करना। तो इंटीग्रेशन का पर्पस ही तो ये होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट। हर स्ट्रिप के एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके इंटीग्रेशन। पहले हमने एलिमेंट का एरिया निकाल लिया, ऐसे से बहुत सारे एलिमेंट, है ना, और सबको आपको ऐड करना, मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट। अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, इस केस में अगर ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, है ना, वो जस्ट आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y डी। एलिमेंट का एरिया को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ y डी का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर। और आपको क्या है, x की लिमिट इसने दी हुई है, ये एरिया आपको पूरे का थोड़ी निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। x की वैल्यू 1 से लेके कहां तक निकालना है, x की वैल्यू 2। हमेशा लिमिट इसलिए दिया होता है कि यहां से यहां तक एरिया निकालना है। तो आप इसको इंटीग्रेट जब करोगे तो 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो, है ना। और ज्यादा 1 से 2 तक जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट द आंसर। यहां से जो एरिया आएगा ये आपका आ जाएगा x³/3 इंटीग्रेट कर, और ये आपका आ गया 1 से 2 तक। तो पहले लिमिट आप 2 पुट कर दो, 8/3 आ जाएगा, माइनस करके लिमिट हम 1 पुट कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी किसी कर्व के अंडर का एरिया निकालना होता है तो पहले हम y dx निकालते हैं, छोटा सा एरिया क्या होता है, फिर ऐसे से बहुत सारे एरिया होंगे, सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, और लिमिट दिया होगा उससे ये एरिया आ जाएगा। और इनफैक्ट एक चीज आप और ध्यान रखना कि ये हम बोल रहे हैं कि एरिया है, लेकिन बेस्ड ऑन द y और x ये एरिया किसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट भी कर सकता है।
कि वैसे हम बोल रहे हैं कि ये चीज एरिया है, लेकिन ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि इन दिस केस सपोज दिस y is force and x is displacement, है ना? तो व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट? Work done. फोर्स है और x डिस्प्लेसमेंट क्या है, देन व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट? व्हाट डज दिस एरिया? वर्क डन, है ना? क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन तो होता है। तो अगर y को हम फोर्स ले लें और x को डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो दिस एरिया अंडर द कर्व, है ना, रिप्रेजेंट वर्क डन। इस केस में किसको Excuse me, रिप्रेजेंट sir. करेगा? वर्क डन। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम उस पूरे कर्व का निकालना होगा एरिया, तो हम तो बहुत जगह नेग्लेक्ट कर देंगे बहुत सारी वैल्यूज, तो वो तो हाँ, लेकिन वो जो नेगलेक्ट करोगे ना बहुत कम होती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो ये 0.00001 है, तो ऐसे ऐसे 0.001 ऐड कितने भी होंगे, 1 से 2, वो जो वैल्यू आएगी स्टिल जो है ना, जो आप ये एरिया निकाल रहे हो 7/3, इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम, इसके रिस्पेक्ट में स्टिल वो क्या होगा, जैसे कि आपकी रिप्लेसमेंट। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? नेग्लेक्ट तो करते हैं, इसमें एग्जैक्ट एरिया नहीं आता है, बल्कि जो थोड़ा सा कम एरिया है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट, तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जानते हैं इसमें। एक्सप्लेन कि वर्क डन कैसे आया रिप्रेजेंट करने हो? बेटा अगर मैं बोलूं कि y फोर्स है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई तो कर रहा है, तो वर्क तो होता है फोर्स। भाई y अगर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क आ जाएगा। मतलब हमेशा नहीं, अगर ये y फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क हो जाएगा, है ना? डिफरेंट वर्क डन इफ y is force, right, and x is displacement। सर ये डी किसका एरिया, मतलब नेगलेक्टेड वाले का या फिर जो रेक्टेंगल लिया है? रेक्टेंगल का एरिया है, नेगलेक्ट वाले को तो हटा दिया हमने। और सर ये एक्स स्क्वायर डीएक्स कैसे आया? y की वैल्यू x स्क्वायर दिया हुआ है, ओके सर। था उसका इक्वेशन y स्क्वायर तो क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया, तो उसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। तो ये एरिया होता है परपेंडिकुलर इनटू विड्थ, तो हाइट इनटू विड्थ हो गया, हाइट y है, विड्थ dx है। क्योंकि हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, सेम चीज होनी चाहिए। तो y की वैल्यू मैंने वहां पे जो ax स्क्वायर था, वहां से x स्क्वायर, और फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया, तो सबको ऐड कर देंगे, फॉर्मूला लगा दिया, x³/3 आ जाएगा। फिर 1 से 2 लिमिट पुट कर दी, ये कितना आ गया, 7/3 स्क्वायर लिमिट। अब इस केस में वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर ये y फोर्स हो जाए और x डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो ये 7/3 जो होगा ये वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? तो सिंपल सा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है ना। इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि एरिया अंडर, राइट, एफएस कर्व, है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट वर्क डन, रिप्रेजेंट वर्क डन। कोई भी अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कोई कर्व है, तो उसके एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि आपके बोल मम्मा, तो डिफरेंट चीजें होंगी। can I switch on the light here? इसको देखते हैं। Is So it this allowed? way? Should I switch on the light? Sure. हाँ। तो हम इस तरह से कर सकते Is this on light? हाँ। ये ऊपर कर दो लाइट। सर ये एरिया एक्स स्क्वायर गिवन था। बेटा y = x² इक्वेशन दिया हुआ था, इस कर्व का इक्वेशन वाज गिवन, y = x²। बेटा माइक म्यूट करो। क्या आपका इसमें इंटीग्रेट और कोई मेथड आपके पास है ही नहीं, जिससे कि आरुषि हम इसको एरिया निकाल पाए। कभी भी कर्व का एरिया निकालना है तो आपके पास कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, तो इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। और कोई फॉर्मूला है तो मुझे बताओ आप, कि जिससे हम कर्व का सर एरिया ये सर एक बार फर्स्ट स्टेप बता देंगे सर, ये डी इक्वल टू वाई डी एक्स कैसे है? ये हाइट y है,
ये एक्स वाई कर्व ही है ना, तो ये हाइट वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो विड्थ है, एक मिनट मैं इसको बताऊं। ये जो विड्थ है वो dx है। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया इनटू, हाँ यस सर, ओके। अब आपको इक्वेशन उस कर्व की दी हुई थी, वो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर दो। आपको तो ऐसे से बहुत सारे एरिया हैं, सबको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन होता है। कहां से कहां तक ऐड करना है? x की वैल्यू 1 से लेकर 2, तो ये आपका 7/3 स्क्वायर है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एरिया अंडर द, तो ये आपको निकालना है। जस्ट आई विल गिव वन क्वेश्चन, उसका करेक्ट आंसर मुझे दो। हाँ, so go for this question. आपको अभी सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद रखो, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है। अब ऐसे नहीं डायग्राम बना रहे हैं ना, वो तो हम सिखाने के लिए करते हैं। अब एरिया जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx हो जाएगा। इसका जो भी आंसर है जस्ट मैसेज दो, जैसे आप कर लोगे इसे, इसमें से कुछ है और अलग अलग आंसर आ रहा है भाई। लेट मी चेक, बहुत सारे आंसर आ गए, 13, 14, 15। हाँ, मोस्टली आंसर एक ही आ रहा है। सही है, सही है, सही है। सही बता रहा हूँ। मैं से मोस्टली आंसर जो है वो सारे सेम भेज रहे हैं, तो इतने लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। सब लोग सॉल्व कर लो। नहीं बेटा, ये सही है नहीं आंसर, ये तो आंसर सही नहीं। हाँ, काफी लोगों का सही आंसर है, काफी लोगों का आंसर जो है सही है। हाँ, अनीश आपका आंसर सही है, सही बता, मैंने मोस्टली सही बताया अपने आंसर। जस्ट बेसिक का ये आपका एप्लीकेशन, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं, इसी चीज का ये क्या था बेसिकली आपका एप्लीकेशन। आई विल एक्सप्लेन। इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या है बेसिकली आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए इज only करेक्ट है आपका। सर हाँ बोलो बेटा। मैंने तो आंसर कोई भेजा ही नहीं। हाँ, मैंने तो कोई आंसर भेजा ही नहीं। वो सर कोई वो आपके नाम, किसी नाम की कोई आईडी बना दी होगी, किसी ने वो भेज रहा है, कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं सर ये तो माइनस में आएगा 12। नहीं, माइनस कैसे आएगा यार, एरिया तो पॉजिटिव ही होगा, माइनस कैसे आएगा? इसमें तो लोअर लिमिट कम ही होगी ना, तो माइनस तो आ ही नहीं सकता। ये आंसर इज करेक्ट। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। उल्टा नहीं करना है आपने, उल्टा आपको नहीं करना है। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो सबका आंसर आ गया है
12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। हाँ, जैसे आपको ये दिया हुआ है डिवाइस पर x³ प्लस 3x स्क्वायर, ऐसा नहीं ग्राफ बनाने लगे कैसे एलिमेंट का लेंगे फिर सब नहीं, कुछ नहीं है। एरिया का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y लिमिट x इक्वल टू 0 से 2, 0 से स्टार्ट होकर कहां तक आपको निकालना है, 2, y की वैल्यू पुट कर दो, 0 से 2 x³ प्लस 3x स्क्वायर इनटू d, है ना। x³ प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 3x स्क्वायर, है ना। और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे यहां से आ जाएगा x4/4 प्लस x, है ना। और लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से 2। सर कैसे x4/4 कैसे? ये तो इंटीग्रेट करके फॉर्मूला होता है 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1, x3/3 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। x स्क्वायर का नहीं, ये तो इंटीग्रेशन 3x² होगा ना। 3x स्क्वायर है, इसको जब इंटीग्रेट करोगे अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो x4 और ये हो जाएगा 3x³/3, है ना। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1, है ना। 3 है तो x3/3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। अब और लिमिट सर पुट कर दो। dx का क्या हुआ, सर dx का क्या हुआ, dx का dx तो साथ में इंटीग्रेट होता है बेटा, dx पे अलग चीज थोड़ी होती है। अरे यार क्या इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट करेंगे x³ into dx होगा, प्लस ये हो जाएगा 3 into x² into dx। ये पूरी चीज इंटीग्रेट होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो इस पूरे चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा x3+1 डिवाइड बाय 3+1, यहाँ पे इस पूरे चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻2+1 डिवाइड बाय 2। पहला वाला टर्म x4/4 आ गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया x²। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो, यहां से जाएगा 2⁴ प्लस 2⁴। अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट तो सारे 0 हो जाएंगे, 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इससे आपका 12। वो जो शेडेड पोर्शन है एरिया वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर कर दिया। दिस वे वी यूज द इंटीग्रेशन। तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए वी ऑलवेज यूज इंटीग्रेशन, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन मोस्टली सही भेजा है ना। सर जैसे इंटीग्रेशन एरिया निकालने के लिए यूज, डिफरेंशिएशन किसके लिए यूज होता है? रेट मेजरमेंट के लिए नो डिफरेंशिएशन यूज होता है, रेट मेजरमेंट के लिए, है ना। ये आपका चलो एक क्वेश्चन हम आ जाते हैं, वही सेम चीज यूज होगी क्वेश्चंस हैविंग वेरिएबल में। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें वेरिएबल्स। आई विल गो विद वन मोर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन। क्या देख रहा है? हाँ कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है वी डोंट माइंड। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मीनिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी is mass per unit length।
हाँ, ये थर्ड आपका आंसर सही है, दोबारा जो भेजा वो आंसर सही है। हाँ, विशाल सही है आपका आंसर। आयशा थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा आपका आंसर। हाँ सही है, आदित्य आंसर सही है। रिया गुप्ता, लेट मी चेक। अनीश, ये आंसर सही नहीं होता। रिया गुप्ता, ये आंसर सही नहीं है आपका। आदित्य जोशी, थोड़ा सा आंसर में कोई मिस्टेक। अच्छा, पूरे के डिवाइड 2 कर दिया, सही है, सही है आपका आंसर। पूरे के ये अगर सब डिवाइड पूरा डिवाइड बाय 2 है। हाँ हाँ, तो हम बेटा एक्स उसमें नहीं आएगा ना, डेफिनेट है, डेफिनेट में तो एक्स के टर्म्स में आंसर आएगा ही नहीं। आरुषि सही है आपका आंसर। आयशी सही है आपका आंसर। आयशी और आंसर इसका। किसी को नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, तो फिजिक्स की बहुत मुश्किल चीज है, ये कोई आसान चीज नहीं है, काफी मुश्किल चीज है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मोस्टली सही, ठीक आंसर भेज रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। हाँ सही है आपका आंसर। आयशा सही, आपका आंसर आ गया। तनिष्क, आपका भी आंसर सही। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। हाँ, काफी काफी हद तक ठीक आ गया, मोस्टली आंसर सही आ गया, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका आ गया। देखो, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, हमेशा फिजिक्स में क्या करते हैं कि प्लॉट डायग्राम्स, कि जो चीज दिया हुआ है उसका डायग्राम है ना। डायग्राम ये है आपका ऐसा, है ना, कि ये कोई रॉड है ना। रॉड का एक एंड एक्स इक्वल टू 0 पे है और दूसरा जो एंड है वो एक्स इक्वल टू एल, मतलब रॉड की लेंथ इनफैक्ट एल, ये ऐसे रखा हुआ है कोई रॉड। अब इसने पूछा है रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू जो है ये a प्लस बी एक्स। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि लैम्डा कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल। जैसे आपका ये आ गया ना कि लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो हम बोलेंगे लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा इज वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए है बिकॉज दिस लैम्डा डिपेंड्स ऑन द एक्स। जैसे जैसे एक्सचेंज होगा, जैसे एक्स 0 पुट करोगे a आ जाएगा, जब एक्स एल पुट करोगे तो a प्लस बी एल आ जाएगा। जैसे जैसे हम एक्सचेंज करेंगे ना, लैम्डा की वैल्यू चेंज होती है, कंटिन्यूअस, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। जैसे जैसे आप एक्सचेंज करते जाओगे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है ना। लैम्डा वेरिएबल। अगर ये लैम्डा कांस्टेंट होता, अगर आपसे पूछे बोला जाता है ये कि भाई ये जो लैम्डा है इसको कि हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, है ना, कि लैम्डा क्या है, कि आपका लीनियर मास डेंसिटी। अगर ये लैम्डा कांस्टेंट होता, लैम्डा इक्वल टू सिंपल इसने बोला a प्लस बी है या a है, तो हम बोलते हैं लैम्डा ए कांस्टेंट, फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं होता ना। लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ,
अगर आपसे बोला था कि टोटल मास कितना हो जाएगा रॉड इसका, तो लैम्डा इंटू एल कर देते हैं। अगर लैम्डा मास पर लेंथ है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा, और लैम्डा कांस्टेंट है, इसका आंसर है एल हो जाएगा। नहीं तब ये ऐसा होता है जब लैम्डा क्या है, जैसे कि आपको कांस्टेंट, तो अगर ये लैम्डा कांस्टेंट होता सिर्फ एक इक्वल होता है, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं होता, तब तो किसी इंटीग्रेशन की होती। एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, लैम्डा लैम्डा वेरिएबल है और कंटीन्यूअस वेरिएबल, कंटीन्यूअसली चेंज होगा, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा लैम्डा बढ़ता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एक्स डिस्टेंस पे, है ना, जैसे पहले किया था आपने, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट की विड्थ कितनी हो जाएगी dx, तो पहले मैं इसका मास निकालूंगा कि इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा, अगर हम यहाँ पे लिखें व्हाट इज द मास ऑफ एलिमेंट, बाय राइट मास ऑफ एलिमेंट, तो जो मास ऑफ एलिमेंट होगा इसको हम लिख सकते हैं dm, है ना, और dm की वैल्यू जो होती है वो होती है लैम्डा इंटू डी, है ना, मास पर लेंथ इंटू लेंथ। dm जो होगा लैम्डा मास पर लेंथ है इंटू dx से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और लैम्डा जो है वो a प्लस बी एक्स है, उसको यहाँ पे कर दो, जैसे पहले आपने क्या किया था, सीधे l से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट, एल आ गया मास, लेकिन इसमें लैम्डा वेरिएबल है ना, पहले हमने एलिमेंट का मास लिया, लैम्डा मास पर लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लैम्डा की वैल्यू जो दी थी वो पुट कर दी। आपको पता है ये तो सिर्फ एलिमेंट का मास है ना, ऐसे से बहुत सारे एलिमेंट है, सबका मास मुझे ऐड करना है ना, तो सबके मास को ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। जब टोटल मास मैं यहाँ पे निकालूंगा कितना हो जाएगा, सर एल क्यों नहीं लिखा, अपॉन लेंथ है ना। कहाँ पे, नहीं बेटा ऐसे नहीं लिख सकते ना, लैम्डा वो अलग, वो डिफरेंट चीज होती है ना, भाई लैम्डा मास पर लेंथ है ना, इसको हम इस तरह से लिखते हैं dm by dx, m by l नहीं लिख सकते हम क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ना, तो जब कोई चीज वेरिएबल होती है तो dm by dx, यहाँ से dm की वैल्यू आ गई मास पर लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और लैम्डा की वैल्यू अब फंक्शन दिया हुआ है a प्लस dx, हां ये आप आगे, तो जब टोटल मास में निकालूंगा तो इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा, लैम्डा इनटू dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस bx इनटू dx, और लिमिट आपको दी हुई है कि कहां से कहां तक मुझे मास निकालना है, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू l तक, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो 0 से l, और उसके बाद आप इंटीग्रेशन का मेथड यूज कर लो, लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, ये आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dx, 0 टू l आ गया, प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ bx dx। सर एक बार रिपीट कर देना ये पार्ट। ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, a से dx मल्टीप्लाई हो गया, अलग कर दिया इसको, dx इंटू dx अलग हो गया, इसको अलग अलग कर दिया, ब्रैकेट ओपन, जो ब्रैकेट था ना इसको ओपन कर दिया, a से dx मल्टीप्लाई हो गया और bx dx मल्टीप्लाई हो गया। आपको पता है कांस्टेंट a और b कांस्टेंट है ना, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से मास की वैल्यू है, a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ b, तो dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, dx आ गया, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, और इसकी आप लिमिट पुट कर दो, आप लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट जो था वो 0 से कहां तक था, जैसे कि आपका l, तो 0 से l तक लिमिट पुट कर दो, तो पहले x की जगह पे l पुट करेंगे, माइनस करके x की जगह पे 0, तो फाइनल आपका आंसर ये आ जाएगा al माइनस प्लस dl स्क्वायर बाई, ये मास होगा इस बार, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, तो पहले x की जगह पे l पुट किया, फिर ये कर दिया, तो यही होता है, पहले एलिमेंट सिलेक्ट किया, एलिमेंट का मास निकालना, ऐसे फर्स्ट एलिमेंट है इसको इंटीग्रेट, एलिमेंट आपको दी हुई है 0 से कहां तक, तो ये होता है क्वेश्चंस हैविंग वेरिएबल्स।
अगर सर कांस्टेंट होता लैम्डा तो dm/dx कैसे हुआ? क्या चीज? सर जो लैम्डा है वो dm/dx कैसे हुआ? मास पर लेंथ होता है ना बेटा, मास पर Yes. लेंथ को हम डीएम लिख सकते हैं ना भाई, डीएम मास है। सर मास सर पर लीनियर लेंथ मास सर लैम्डा सर इसी को डिनोट करता है, लीनियर मास डेंसिटी को। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा जो होता है उसको dm/dx जैसे आप लिखते हो और ना, सर लैम्डा velocity क्या होगा, ds/dt, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लैम्डा मास पर लेंथ है तो dm/dx हो जाएगा, dm मास हो जाएगा, dx लेंथ। भाई और सर लैम्डा तो सर वेवलेंथ भी होता है ना, लैम्डा, वेवलेंथ भी होता है ना। अरे नहीं यार देखो, अब 9th क्लास वाले क्वेश्चन मत पूछो यार। किसी भी एक सिंबल का कोई भी अलग अलग सिग्निफिकेंस हो सकता है, तो थोड़ी हमने मन में बैठा लिया कि लैम्डा वेवलेंथ ही हो। लैम्डा कुछ डिफरेंट टर्म्स के लिए भी यूज हो सकता है। यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी वो क्वेश्चन में दिया होगा, ये जो लैम्डा है वो यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है, जब वेवलेंथ होगा तो वेवलेंथ क्या होगा। सर मतलब वो क्वेश्चन में वो गिवन है लैम्डा, इसलिए हमने लिया है, नहीं तो हम कुछ और भी ले सकते थे। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी, क्वेश्चन में क्लियर है, मेरे ख्याल से सब कुछ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, है ना? क्वेश्चन में शायद मेंशन है सारे कुछ, आप देखो क्वेश्चन, Yes. क्वेश्चन में dm/dx आपको दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, a rod of length is placed along the x-axis, linear mass density is lambda such that lambda is equal to this, find the mass of the rod, वो दिया हुआ है कि लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा जो है वो लीनियर मास डेंसिटी। तो ये तरीका होता है वेरिएबल्स की क्वेश्चन। सर ये जो लास्ट स्टेप है m इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन dx b इंटीग्रेशन d इंटू dx, तो x का इंटीग्रेशन हो गया, मैं b वाले की बात कर रहा हूँ, b इंटीग्रेशन d dx इंटू x, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और dx का इंटीग्रेशन x, तो x क्यूब हो जाएगा ना। बार बार आपको बोलता रहा हूँ ना कि फॉर्मूला आप गलत समझ रहे हो, फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, अलग अलग से थोड़ी होता है ये सारा इंक्लूडेड है, इस पूरी चीज का जो इंटीग्रेशन होता है xn+1 डिवाइड बाय n+1, खाली dx और x का अलग अलग नहीं होता, खाली x का नहीं होता, पूरी चीज का इंटीग्रेशन होता है। समझे मेरी बात, खाली dx के लिए आप यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेते हो x की पावर 0 है, तो फॉर्मूला तो अभी भी हम वैसे यूज करेंगे, x इक्वल टू 0+1 डिवाइड बाय 0 x आ जाएगा। तो ये पूरी चीज का इंटीग्रेशन ही होता है, अलग अलग थोड़ी होता है खाली इसका ये आ गया dx का x आ गया, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना सब, इसलिए मैं अलग करके बता दिया मैंने, इस dx का इंटीग्रेशन तो x आ गया, पूरे x dx का इंटीग्रेशन x²/2 होता है ना, खाली x का बिना dx के इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ये आपका सेकंड। तो इस तरह से हमने वेरिएबल्स के क्वेश्चंस क्या किए, ट्राई, है ना। और ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो सर यहाँ से काइनेमेटिक्स शुरू हो गया है या अभी इंटीग्रेशन? नहीं अभी काइनेमेटिक्स नहीं शुरू हुआ, अभी तो हम इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं, और काइनेमेटिक्स को इंटीग्रेशन से अलग थोड़ी है, इंटीग्रेशन ही काइनेमेटिक्स है भाई, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, इंटीग्रेशन का एक्सटेंशन ही काइनेमेटिक्स, इंटीग्रेशन को एक्सटेंड करेंगे तो काइनेमेटिक्स आ जाएगा। कल स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे, नाम हम कर लेंगे, कई क्वेश्चन तो आज भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इंटीग्रेशन आ गया मतलब आपको मान के चलो 25% फिजिक्स आ गया, हर जगह ये यूज होगा, है ना। तो आई विल शेयर वन मोर क्वेश्चन, तो आपको आइडिया होगा कि काइनेमेटिक्स और इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, वी कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करूं।
सर एक्सीलरेशन में ये 2t - 5 है और s है। 5 ओके सर। एक्सलेशन इज इक्वल टू 2t - 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इज इक्वल टू 0 के बाद u इज इक्वल टू 0 है। हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड x की वैल्यू 3 है। देन फाइंड आउट पोजीशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर 2 सेकंड्स। यही तो काइनेमेटिक्स है, और क्या काइनेमेटिक्स है? हाँ आदित्य, ठीक होगा। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, इसलिए आई ट्रस्ट ऑन यू। जो आप बता रहे हो वो ठीक भी होगा। हाँ, एक और आंसर आ गया अनिरुद्ध गोयल का, सही आंसर है। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है 19 में। लेट मी चेक द आंसर। गर्व एक पार्ट तो आपका सही आ रहा है, लेकिन बाकी जो पार्ट है आपका मैच नहीं कर रहा है। यथार्थ दोनों सही है। यथार्थ आपका आंसर और गर्व का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन बाकियों के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। साक्षी मिश्रा बताऊंगा मैं आपको कि एक्सलेशन एरिया ऑफ विच ग्राफ, यहाँ पे वो यूज नहीं करना है। आरुषि, एक पार्ट का सही आंसर आ रहा है, सेकंड पार्ट के आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं। एक पार्ट तो सारे सही बता रहे हो, सेकंड में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, वो मुझे चेक करना। यथार्थ एक पार्ट तो सही है बेटा, दूसरे पार्ट का आंसर मुझे खुद ही नहीं पता है क्या है, तो मैं सॉल्व करके लेके आऊंगा। मैं सॉल्व करके लेके आऊंगा, तब मैं सेकंड पार्ट इसका वेरीफाई कर सकता हूँ, पोजीशन का। अच्छा, आदित्य गुप्ता अब सही आ रहा है मेरे ख्याल से आंसर। तो मैं गर्व अग्रवाल, मेरे ख्याल से आपका आंसर सही है। गर्व अग्रवाल एंड यथार्थ कुमार, आपके आंसर दोनों सही है। एंड आदित्य ऑल्सो गॉट द सेम आंसर। लेट मी चेक, मैं चेक
उत्कर्ष गुप्ता, एक आंसर अवनी आपका सही है। हाँ, वो मैक्सिमम स्टूडेंट का डिफरेंट आंसर सही बोलता है, लिमिट में गड़बड़ कर रहे हैं। लिमिट सही लेंगे तभी आंसर सही है। लिमिट सही चेक करेगा ना निहाल, लिमिट सेकंड ऑप्शन में सही से चेक करो। ठीक है, चलो आई विल एक्सप्लेन, है ना। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है अपने, है ना। इससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, हाउ वी यूज द इंटीग्रेशन। क्या मैं बताता हूँ। देखो इस तरह से सब कांस्टेंट वगैरह सारे के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे, इसलिए मैंने अब तक कांस्टेंट वगैरह के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया, है ना। काफी लोगों का सही आंसर है। लेट मी चेक। देखो ये आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज आ गई कि एक्सप्रेशन इज नॉट कांस्टेंट बट एक्सप्रेशन इज वेरिएबल। ये क्वेश्चन वेरिएबल एक्सप्रेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो कोई भी चीज अगर टाइम के ऊपर डिपेंड है तो कांस्टेंट कैसे होगी, तो टाइम के साथ चेंज होती रहेगी ना। तो जैसे वेरिएबल एक्सप्रेशन का आ गया, मतलब हम वो सिंपल वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। वी कैन नॉट यूज द v + u + at। हां, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स वी कैन नॉट यूज। वेरिएबल एक्सप्रेशन है, देन इक्वेशन ऑफ मोशन कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन के लिए वैलिड है। वेरिएबल एक्सप्रेशन आ गया, अब हम कैसे करेंगे, तो इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको एक्सप्रेशन से आपको वेलोसिटी निकालना है। तो अभी आपने एक फ्लो चार्ट पढ़ा था ना कि जो आपका वेलोसिटी होती है ना, वो होती है dx/dt, और जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है dy/dt। तो अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा। अगर हम उल्टा कर दें, एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी आएगी। उल्टा करना मतलब इंटीग्रेशन करना। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे dv/dt। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सप्रेशन होता है ना, तो dv/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t - 5। ऐसा करना, और इंटीग्रेट करने के लिए dt को इधर ले जाना होगा, यहाँ से dv आ गया इक्वल टू हो गया 2t - 5 × d। पर्पस आपका ये था कि अगर एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना, तभी तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी आ जाएगी। पर्पस ये था कि एक्सप्रेशन वर्सेस टाइम से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट, हाँ, तो जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा, अभी मैं लिमिट को भूल जाता हूँ। जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा अभी t dt का हो जाएगा 2t²/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और 5 dt का हो जाएगा 5, तो ऐसे दे जाएगा dt का t, है ना। तो ये आपका आ गया प्लस एक कांस्टेंट, आपने पढ़ा था कि इंडेफिनिट अगर है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आ गया v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से, v की वैल्यू आ गई t² - 5t प्लस कांस्टेंट। अब यहीं से कांस्टेंट हम कैसे निकालें, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे हाउ टू फाइंड आउट द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट निकालने के लिए तो इसने ये दिया हुआ है कि भाई t = 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, इसी से कांस्टेंट आएगा। हाँ, कांस्टेंट कैसे आएगा, t = 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, आपकी 0 है। आप यहाँ पुट कर दो, जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, तो टाइम 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया पूरा, ये पूरा 0 आ गया प्लस कांस्टेंट आ गया, मतलब इस केस में कांस्टेंट की वैल्यू 0। तो यहाँ से v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, v = आ गया t² - 5। आप देखना कि आपने क्या किया, इंडेफिनिट किया,
फिर ये जो कंडीशन दी हुई है कांस्टेंट निकालने की, जब t 0 पुट करेंगे तो v 0 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 0। अगर कांस्टेंट 0 होगा तो फिर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, तो वेलोसिटी आ गई। इसने बोला है कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गई, तो आप इसने पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, तो टाइम की वैल्यू यहाँ 2 सेकंड पुट कर दो, तो v की वैल्यू आ गई 4 माइनस, मतलब v की वैल्यू आ गई -6 मीटर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये आंसर सही है। अब तो ये मैंने अलग अप्रोच यूज, कि अगर कांस्टेंट निकालना तो कैसे निकालना, इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज तो इन्होंने सही बोला है कि मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं यहीं से कर लिया, ये जो स्टेप आई थी ना इसी में लिमिट पुट कर देता हूं, इक्वल टू 2t - 5 × 2। आप यहीं पे लिमिट पुट कर देते हैं, आप पुट कर देते हैं जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, लोअर लिमिट, टाइम 0 वेलोसिटी 0, और जब टाइम 2 सेकंड होगा तो वेलोसिटी आपकी निकालें। ऐसे भी कर सकते थे हम, सही बोल रहे थे, लेकिन मैं पर्पस लेके आया हूं ताकि मैं v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालूं, लेकिन तरीका ये ज्यादा अच्छा, टाइम जब 0 होगा तो वेलोसिटी 0 है, 2 सेकंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी, तो एलएचएस साइड पे v आ जाता, और ये जो चीज आ जाती है वो आ जाती है t² - 5, और इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं 0 से, तो जब 0 से 2 लिमिट पुट करते हैं ये -6 ये भी सही है जो आप बता रहे हैं, ऐसे सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन से हम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो किसी भी टाइम में हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट तो सही है। तो आपने एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल ली। सर उस लिमिट में v कैसे आ गई अपर लिमिट? अरे सर जो अननोन उसमें होता है v अपर लिमिट होता है, अननोन जो होता है अपर लिमिट होता है ना, फाइनल वेलोसिटी v तो होती है 2 सेकंड बाद, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल v होती है, तो u 0 है, फाइनल v निकालना है आपने। हाँ ये ठीक है, ये जस्ट हमने इसको क्या आ गया कि आप देखो आपने एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी आ गई, अब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो मैं वेलोसिटी वाला यूज कर लेता हूँ कि आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आ चुका है। आप ध्यान रखो कि आपका एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो दिया हुआ था वो 2t - 5 दिया हुआ, आपने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो निकाल लिया वो t² - 5t निकाला, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा dx/dt, ये t² - 5t हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी t² - 5t × dt, और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना, तो या तो मैं वो कांस्टेंट निकाल के करूं या सीधे लिमिट पुट करूं, तो सीधे लिमिट पुट कर देते हैं, जब टाइम 0 थी उस टाइम x 0 नहीं है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई टाइम 0 पे वेलोसिटी तो 0 है लेकिन x की वैल्यू 3 है, तो टाइम 0 पे यहाँ पे x 0 नहीं है बल्कि x 3 है, और जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो जाएगी आपको x निकालना है, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, पहले 3 पे था t 0 पे, तो 2 सेकंड बाद इसकी फाइनल x कितनी होगी, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 3 से x तक, यहाँ में लिमिट पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा t³ 3, है ना, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 5t² 2, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से 2,
तो लिमिट पुट करना सही रहता है, जैसे मैंने बताया। टाइम 0 पे x की वैल्यू 3 है तो 2 सेकंड पे x कितना, x की लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8/3 माइनस, है ना, 10 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ गया माइनस 22/3। लेकिन कई लोगों ने यहाँ पे माइनस 20/2/3 आंसर भेजा है मेरे पास, ये आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं। अब इसमें क्या गड़बड़ है, ये -3 उधर जाके ऐड भी तो होगा, ये -22/3 डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन नहीं, आपसे पोजीशन पूछा गया, वो -3 को इधर ले जाओ, यहाँ से जो फाइनल x की वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा 3 - 22, है ना, यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो माइनस आपका 13। आपके दो आंसर आ गए, -13/3 एंड -6। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो -13/3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए, है ना। तो इस तरह से हम कर लेंगे, है ना, इसमें कोई ऐसी मुश्किल है कोई। हाँ वो भी सही है गर्व अग्रवाल, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द कांस्टेंट फॉर एस देन प्रोसीड। जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट निकाला है, मैं यहाँ पे भी कांस्टेंट निकाल सकता हूँ, हाँ, मैं इनिशियल वो 0 और 3 पुट करके मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, प्रोसीड कर सकता हूँ। सही, कांस्टेंट की वैल्यू मैं निकाल के उसमें भी क्या कर सकता था, प्रोसीड कर सकता था। दोनों चीजें सेम ही होती है कि दोनों चीजें क्या होती है, इसलिए आपकी सेम होती है ना। तो आपका कैसे दिस वे वी एक्सप्लेन। रिया गुप्ता आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द x-3, हमने लिमिट पुट की बेटा, पहले x की जगह पे x पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस करके x की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दिया। लिमिट ऐसे तो पुट करते हैं ना, फर्स्ट वी पुट द अपर लिमिट, x की जगह पे x ही आ गया, माइनस करके x की जगह पे 3, पहले टाइम की जगह पे 2 सेकंड पुट किया, माइनस करके 0 पुट किया होगा, लेकिन 0 पुट करने की जरूरत नहीं, पूरा 0 नहीं। तो ये जो चीज है ना, ये -22/3, दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट पोजीशन। मैं 3 से इतना आगे उधर चला गया, पोजीशन में फिर ऊपर 3 एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले भी वो 3 पे था, फाइनली वो कहाँ पे होगा वो निकालना है, दैट इज नोन एज अ पोजीशन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका पोजीशन, एंड फॉर दिस वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। Why we have taken the 3 as a lower limit, सही था बेटा, टाइम्स 0 पे इसमें दिया हुआ था कि भाई यहाँ पे हम टाइम की लिमिट लेते हैं, इधर पे x की लेते हैं, तो इसने दिया हुआ था टाइम 0 पे x की वैल्यू 3 है, 0 नहीं है, जब टाइम 0 होगा तो x 3 होगा, टाइम 2 होगा x निकालना है, ऊपर अननोन होता है, नीचे नोन होता है, लोअर लिमिट जो होती है वो नोन होती है, दिस लिमिट इज नोन, और अपर लिमिट क्या होती है, अननोन, जो निकालना होता है, उसने दिया हुआ है कि t0 पे x की वैल्यू 3 है, इसलिए मैंने ऐसा, अगर क्वेश्चन में t0 पे x0 दिया होता तो x0 लेता, है ना। इस तरह से हम इसको solve करते हैं। उसके हिसाब से we take these values, है ना। तो चलो एक देखता हूँ कोई क्वेश्चन, any suitable question that going to be the last question for the day, मैं देखता हूँ कोई suitable question अगर आ जाए तो।
हाँ, solve सर this अभी question. This is the last question. Find the area enclosed by the curve y is equal to sin x from x is equal to 0 to x is equal to 2. लेट मी चेक. बहुत सारे, और बाप रे इतने सारे आंसर आ गए यार. ओहो, इतना परेशान हो गया. नहीं, ठीक है, मुझे सबका देखना पड़ेगा. अभी देखता हूँ मैं. अभी देखता हूँ मैं सबका. आयशा सही आंसर है, साक्षी सही आंसर नहीं है, सिद्धार्थ कुमार सही है, अवनी सही है, आदित्य गुप्ता सही है, आयशा हुसैन सही है, अदिति सही नहीं है, खुशी सही नहीं है, आरुषि सही नहीं है, खुशी सही नहीं है ना. सुहाना रावल सही है, यथार्थ सही है, साक्षी मिश्रा सही है, आरुषि सही नहीं है, यथार्थ कुमार सिंह सही है. प्रैक्टिस शीट टुमारो विल गेट, है ना. टुमारो विल गेट द प्रैक्टिस शीट, है ना. कल मिलेगी आपको प्रैक्टिस शीट फॉर नेक्स्ट वीक. लक्ष्य सही नहीं है बेटा, ये वानी सही नहीं है, रिया गुप्ता सही आंसर है आपका, आयुष गुर्जर सही है. सही बता रहे हैं. नहीं, वी विल हैव टू प्रैक्टिस शीट ड्यूरिंग द क्लास. नहीं, आई विल गिव यू एज ए वीक होमवर्क. पूरे वीक में आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए. क्लास में नहीं करेंगे. क्लास तो लिमिटेड होती है ना, उसमें तो सिलेबस आगे बढ़ेगा. चहक गोयल सही है, तनिष्क सही है, सुपर्णा ये आंसर सही नहीं है ना. लक्ष्य आपका आंसर सही है. वो कोई फिक्स नहीं है. कार्तिक के यार आंसर दोबारा भेज दो यार, आपका आंसर कहीं पे गुम हो गया ना. ये सही नहीं बेटा, सुपर्णा आंसर सही नहीं है, मनस्वी सही आंसर नहीं है, दक्ष सही आंसर नहीं है, उत्कर्ष सही नहीं, पीयूष सही है, आगाज सही नहीं है, आयशी सही है. अरे यार मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा यार, है ना. बताता हूँ मैं आपको, है ना. आई विल एक्सप्लेन. आप मैच कर लो. जो मुझे आंसर मिल रहा है दैट इज आंसर इज सी बता रहे हैं लोग मोस्टली. दैट इज द जीरो, इसका आंसर है ना. जो बता रहे हैं वो जीरो बता रहे हैं, है ना. कैसे जीरो है आई विल एक्सप्लेन जस्ट, है ना. किस तरह से ये आंसर जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है. लेट मी चेंज इट टू द वाइट. हाँ, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया दोनों ऐड हो जाएंगे. ऊपर वाले एरिया को हम पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे वाले एरिया को हम नेगेटिव बोलते हैं, तो जीरो आ जाएगा. वो अपने आप आ जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है. देखो Sir, your video is paused. So your video is freezed.
Sir, you are not Your audible. mic is muted. म्यूट हो गया है वो क्या क्या होता है? कर दिया माइक अनम्यूट कर दिया अब कर दिया मैंने। ये सब होते रहता है, टेक्निकल क्या करेंगे, ऑनलाइन है ना। ऑनलाइन में ये सब चीजें होती रहती है। कुछ नहीं, मैंने जस्ट एक्सप्लेन यही किया है। डायग्राम रहा हुआ है वहां सामने, है ना। तो डायग्राम में आपको निकालना है कि एरिया कितना होगा। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि ऊपर का एरिया जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट एरिया 0 हो जाए। मैंने क्या किया, एरिया का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है ना। तो y की जगह पे sin x dx हो गया, 0 से 2 पाई लिमिट दी हुई है। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos x आ जाएगा, माइनस cos x। अब लिमिट जो होगी वो 0 से 2 पाई होगी। यहां से माइनस साइन तो बाहर आ गया, cos 2 पाई माइनस cos 0। तो cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है। यहां से आपका आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 मींस एरिया 0। तो 0 आंसर इज द करेक्ट। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि आपका 0 आंसर में लगता है 0 है, क्योंकि एरिया भी नीचे वाले एरिया को हम नेगेटिव लेते हैं। इसी में अगर आपसे ये पूछता कि फाइंड आउट एरिया फ्रॉम 0 टू पाई, ये दोनों एरिया नहीं, सिर्फ मुझे इतना एरिया चाहिए। ये एरिया कितना, फाइंड आउट दिस। ये एरिया कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो। 0 से पाई का यहां तक का एंगल पाई होता है। व्हाट आंसर यू गेट? फाइंड आउट एरिया फ्रॉम 0 टू पाई। सर 2। हाँ 2 सही आंसर, 2 सही आंसर। 1 नहीं सही आंसर है, 2 सही आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। सर क्या वैल्यू है cos पाई की? cos पाई माइनस 1 होता है। बस लिमिट तो चेंज करनी है आपने। तो आपका sin x dx है, इसमें लिमिट 0 से पाई कर देना, आंसर इसका 2 आ जाएगा, है ना। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही। sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वही सेम माइनस cos x 0 से पाई। लिमिट पुट कर दो, लिमिट पूरा पुट करना आप, cos पाई माइनस cos 0। तो cos पाई जो होता है 180 डिग्री जो होता है ना, वो -1 होता है, और cos 0 1 होता है। तो यहाँ से -1 -1 -2 हो जाएगा, और बाहर एक माइनस है। तो ये एरिया आपका +2 होगा, ये एरिया जो होगा -2 होगा। आप समझ गए? तो जो नेट एरिया होगा वो 0 होगा, है ना। जब लिमिट 0 से पाई किया तो +2 आया है। आप पाई से 2 पाई करोगे तो -2 आ जाएगा। जब 0 से 2 पाई करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, कि आपका 0 है। तो इंटीग्रेशन में अपने आप सारी चीजें आती हैं, कुछ आपको सोचने नहीं पड़ता। ये डायग्राम तो जस्ट मैंने समझाने के लिए। तो दिस वे वी यूज द इंटीग्रेशन। 3 पर्पस है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें वेरिएबल्स हो, रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। वेलोसिटी से एक्सप्रेशन आ गया तो एक्सप्रेशन से वापस वेलोसिटी आ गई। और थर्ड एरिया निकालता, किसी भी अंडर एरिया का हम कोई भी एरिया निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से ये भी एरिया निकाल सकता हूँ, बस लिमिट चेंज करना है मुझे 0 से π/4। तो किसी भी एरिया को मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडे, राइट। तो टुमारो विल बी बाय फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।